हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आपने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ जो हमारी 2 वीडियो उसमें आ चुकी हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा के विकास के बारे में, ठीक है। कैसे संविधान का इतिहास और कैसे वो बना वो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लूसेंट एमसीक्यूज़ में, उनको देख लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपके क्वेश्चन यहीं पर कवर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारी जो अभी तक 2 वीडियो आई है थ्योरी की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करके जो आई बटन है उसमें क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इसमें हम कवर करेंगे जो हमारी दोनों वीडियो हैं उनके एमसीक्यूज़ को, ठीक है। टोटल 94 क्वेश्चंस, 93 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूसरे टॉपिक से आ गए हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो उसमें प्रावधान था ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। उसमें क्या किया गया था? दलितों के लिए एक आरक्षण सहित एक अलग सा निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए मांगा गया था, ठीक है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मांगा गया था। दूसरा प्रश्न है, सूची को यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। सूरत विभाजन कब हुआ था? आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत विभाजन होता है, ठीक है। दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था वर्ष 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन ये बुलाया गया था 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो था यह लिया गया था वर्ष 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो थ्योरी में हम इसको पढ़ चुके हैं 1861 के अधिनियम को। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को, जो कि उस समय भारत का वॉइसरॉय था, ठीक है, वॉइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। कौन सी सूची यहाँ पर सही होगी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगस्त घोषणा किसके टाइम पे की गई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के टाइम पर, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव आया था किस पे? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर आया था, ठीक है। अगस्त संकल्प की बात करें तो यह आया था महात्मा गांधी के टाइम। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस संबंधित है मोहम्मद अली जिन्ना से। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सही जवाब है 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि जो समिति उसको निर्णय देगी वो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त कब किया गया? तो भारत की साम्राज्य उसको नियुक्त किया गया था 1858 में, ठीक है। नियुक्त 58 में कर दिया गया था, लेकिन घोषित इसको कब किया गया? इसको माना कब गया? यहाँ से पारित करके, विधेयक पारित करके इसको उसके भारत के साम्राज्य औपचारिक रूप से घोषित किया गया था 1876 के शाही अधिनियम के द्वारा। साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? चलिए देखते हैं कौन सा आश्वासन उन्होंने पूरा किया था। पहला है, ऑप्शन पढ़ते हैं, रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये क्या है? ये उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। उन्होंने उसके बाद भी कब्जा करना शुरू रखा। देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये उन्होंने पूरा किया, ठीक है। उन्होंने जो देसी रजवाड़े थे उनकी वो स्थिति बनाई रखी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसका जनक माना जाता है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉर्ले मिंटो सुधार के ही द्वारा लाया गया था, ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सही जवाब है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी कि जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम नेता होंगे, उनका चुनाव भी मुस्लिम जनता करेगी, हिंदू नेता का चुनाव हिंदू जनता करेगी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व उसकी विशेषता थी या उसमें उसकी व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या है? तो इसका सार था ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन।
जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में, उसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन की जो शुरुआत थी वो कर दी गई थी। ठीक है, दोहरे शासन जो ये प्रशासन था इसका जनक किसको माना जाता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। जो हमने इसकी थ्योरी देखी थी वो उसमें हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, कि दोहरे शासन का जनक किसे माना जाता है। अगला है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो देखिए पैथिक लॉरेंस तो उसका अध्यक्ष था, ये तो सदस्य था। एवी अलेक्जेंडर भी था और स्टैटफोर्ड क्रिप्स भी था। लॉर्ड एमरी उसका सदस्य नहीं था। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया गया था। पाकिस्तान को जो स्वीकार किया गया वो माउंटबेटन योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, उसी के तहत उसको स्वीकार किया गया था। अगला है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक भारत का शासन चलाया गया आज़ादी के बाद। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा सम्मेलन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मॉडल मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम ये स्वशासन के लिए जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। साइमन कमीशन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी जाँच के लिए आया था। ठीक है, भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाना है। ठीक है, इनको सही ढंग से मिलाना है, किसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इसको मिलाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत प्रांतीय स्वतंत्रता आई थी, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन चलाया गया था। मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, इसके तहत क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन इसके तहत आया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत जो भारत परिषद अधिनियम आया था इसके तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है क्योंकि सती प्रथा का अंत तो 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सही नहीं होगा फिर। और 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या था, ब्रिटिश शासन में शक्ति में आ गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन जो था पावर में आ गया था। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो किस में यह प्रावधान शामिल किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। ठीक है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। तो सही जवाब है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में स्वतंत्रता दी गई थी और वहां पर केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया था, पद बनाया गया था जो कि इंग्लैंड में बैठता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। तो देखिए अभी तक हमने संविधान इतिहास से देखी, अब हम संविधान सभा से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए इसकी भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला है 1922 में निम्नलिखित में से इसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। आपसे प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने कब की थी, 1922 में की थी। और उन्होंने क्या कहा था कि भारत को जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छानुसार होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ये मांग कर दी थी, महात्मा गांधी ने 1922 में कर चुके थे वो। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सही जवाब है एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान के सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। संविधान, अच्छा ज़्यादा हो गया ना। अगला है
नहीं, ये वाला ही है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, यानी कि उसको एक, जो कहते हैं ना कि एक आकार देना किसी चीज़ को, तो उसको आकार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने ही दिया था। अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936 में। ठीक है, कहीं पर 1937 का फैजपुर अधिवेशन भी दिया है, यहाँ पर 1936 दिया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इस प्रस्ताव दिया था क्रिप्स योजना ने, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था ये ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया पहले ही निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम लड़ाई के बाद आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान या संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आधार था। ऑप्शन बी, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सही जवाब, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उसने बोला था संविधान सभा में 389 सदस्य वहां पर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया? तो किस प्रकार से होना निश्चित किया गया था? उसमें बोला कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुन के आएंगे, बिल्कुल चुन के आएंगे। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे, ये भी होंगे। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि होंगे, तो ये भी होंगे। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संविधान सभा में सदस्यों का विभाजन किस तरीके से किया गया था? इसी तरीके से किया गया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस के जीते थे 208। ठीक है, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के जीतकर आए थे। और अगर बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के 73 प्रतिनिधि जीतकर आए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो जब पुनर्गठन किया गया इसका 1947 31 अक्टूबर को, तो इसमें सदस्य रह गई थी 299। ठीक है, संविधान सभा में पुनर्गठित की गई थी। देखिए, आपको पुनर्गठन भी पूछता है कब की गई थी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले इसकी थ्योरी की वीडियो जाके देखिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन आगे लगाएंगे तो आपको बहुत यहाँ पर मदद मिलेगी। ठीक है, पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को। देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि उसके बाद वहाँ पर उनके लिए निश्चित किए गए थे। ठीक है, अगला है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 विभिन्न प्रांतों के थे और 70 देसी रियासतों के थे। ठीक है, ये हमने वहाँ पर पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी, 10 लाख। 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक सदस्य को रखा गया था। ठीक है, उस वक्त भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 40 लाख के करीब थी, तो उन्होंने 400 लगभग 390 सीटें वहाँ पर रखी थी। ठीक है, 40 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, उनको जो प्रांत की विधानसभा थी उनके द्वारा उनको चुनाव किया था। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का, जिसको अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसने पश्चिम बंगाल तो दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन बाय चांस अगर कभी पश्चिम बंगाल ऑप्शन में ना हो, बम्बई आ जाता है, तो आप बॉम्बे पे टिक करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जगह से चुने गए थे। पहले ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे और फिर बॉम्बे से ये चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो उनका बहिष्कार करने का कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन डी, वर्गीय मत अधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके? तो ये किसके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि थे ये, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि थे, लेकिन इनको डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश, तो यहाँ किसके द्वारा चुनी गई थी? ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये चुनाव संपन्न हुए थे वर्ष 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के चुनाव हो चुके थे और इस संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग कब होती है, फिर इसकी तीसरी मीटिंग कब होती है, वो सब हम थ्योरी की क्लास में देख चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए वही क्वेश्चन आगे जो भी मैंने आपको पूछा था, किसने की थी उद्घाटन की? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि ये उस सभा के जो 389 लोग थे वह उनके सबसे बुजुर्ग आदमी ये थे, ठीक है, जबकि सारे लोग वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे, 200 के आसपास कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके आंसर है वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, BN राव इनको लिखा जाता है, कई बार आपने बुक में देखा हो केवल BN राव लिखा जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, इनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है हमारी थ्योरी की क्लास में, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये एक ICS अधिकारी थे और एक ये जज भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पे भारत की ओर से पहले जज भी यही थे। इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इन्होंने ही तैयार किया था, वेनेगल नरसिंह राव ने, VN राव ने। और उसी ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर जो प्रारूप समिति थी उसने प्रारूप नहीं बनाया था, प्रारूप बनाया था वेनेगल नरसिंह राव ने, BN राव ने, और उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसको पारित करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति। अगला है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उसको आपको बताना है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। सही जवाब है H बेग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछे जाएंगे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो उन्होंने नियुक्त की थी कुल मिलाकर 13 समितियां, ठीक है, जिसमें अलग अलग समितियां थी, जैसे प्रांतीय समिति थी, संघ समिति थी, झंडा समिति थी, अलग अलग समितियां थी, ठीक है। इन्हीं के अंदर में एक समिति थी प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी यह 29 अगस्त 1947 को की गई थी। डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। भारतीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्यों में संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रारूप समिति थी।
निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एक और क्वेश्चन आ गया, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आया, 2006 में आया, 2011 में आया, 2011 में आया फिर से। ठीक है, अपडेटेड नहीं है, नहीं तो 2016 में भी आया होगा। संविधान सभा में सभी निर्माण किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए थे? जो निर्णय लिए गए थे वो लिए गए थे सहमति और समायोजना के, ठीक है, समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य का जो रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना भी बनता है। ठीक है, आधार प्रस्तावना का यही उद्देश्य प्रस्ताव होता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर मैं प्रांतीय शक्ति समिति की बात करूं तो उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? मतलब किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये प्रस्ताव था। कब इस प्रस्ताव को रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को इसको नेहरू ने रखा था संविधान सभा में, और इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, इन्हीं की पुत्री थी सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला जो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी, इन्हीं की पुत्री। अगला है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो इसको ग्रहण किया गया था ऑप्शन सी 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो इसको जो अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो आखिरी बार मिले थे 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन उस पर संविधान पे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, कितने लोगों के हस्ताक्षर होते हैं वो मैं आपको पिछले जो हमारी थ्योरी की क्लास है उसमें हम देख चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ठीक है, उनको चुना गया था। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए क्वेश्चन आ गया 284। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो उसको जितना समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत की संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर सी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को जो इंतरिम संसद थी उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा में मेंबर थे वो चुनकर नहीं आए थे, उनको विधान सभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा उनको चुना गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? ये किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। शुरुआत में हमने पढ़ा था ना कि मोतीलाल नेहरू ने 1924 में इसकी मांग की थी, तो मोतीलाल नेहरू ही स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे। ठीक है, दूसरे संस्थापक कौन थे वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपने ये बताना है। तो इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल ये सही कथन है। ठीक है, एक सही है, हमको ये बताना है ना। अच्छा ये गलत है, फिर ये गलत है, 1946 में नहीं चुनी गई थी, प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। संविधान सही है, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, बाकी सारे हमारे गलत हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के बारे में सही हैं? तो अच्छा यहाँ पर हमको एक से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये वाला कथन गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है।
सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1 और 4। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए, पांडुलेखन समिति मैंने आपको थ्योरी की क्लास में भी बताया था कि जो प्रारूप समिति है उसी को पांडुलेखन समिति भी पूछी जाती है, बोला जाता है। तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर नाम बदल कर दे दिया पांडुलेखन समिति। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इसलिए लिया गया था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए उन्होंने बोला कि 26 जनवरी की डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कुछ ना कुछ करके इम्पोर्टेंट बनाना होगा। नहीं तो संविधान तो हमारा 26 नवंबर को भी लागू हो सकता था 1949 को, लेकिन क्योंकि कांग्रेस इसको एक इम्पॉर्टेंट डेट घोषित कर चुकी थी इसलिए उन्होंने बोला कि इस डेट का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो पूर्ण संविधान था वो इस दिन लागू किया और इस दिन को मनाया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 नवंबर को मनाया जाता है कानून दिवस के रूप में। ठीक है, ये संविधान दिवस के रूप में। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता कुल कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 15। ठीक है, 15 संख्या थी महिलाओं की भारत की संविधान सभा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 94 क्वेश्चन जो हमने अभी तक हमारे 2 थ्योरी की क्लासेस देखे हैं। उसके बाद हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चंस को देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अलग वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और उधर थ्योरी की भी, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप दोनों को कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।